नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल समर्पण एजुकेशन पर। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टीजीटी एचएसएससी टीजीटी भर्ती जो है उस भर्ती से संबंधित टॉपिक हमने शुरू किए थे और उसमें हमने पहला टॉपिक जो है आपदा प्रबंधन कर लिया था। और इसके बाद में आज हम करने वाले हैं और वो महत्वपूर्ण टॉपिक जो है हमारा पर्यावरण। जो पर्यावरण यहाँ से आपका जो है लगभग पर्यावरण से 15% जो है आपका पेपर के अंदर इसको स्थान दिया गया है। पर्यावरण को 15% अंकों का स्थान दिया गया, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसमें जो टॉपिक है वो बहुत ही फटाफट से और स्टिक जो जानकारी पेपर के दृष्टि से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अच्छी चीज़ें हैं वही चीज़ें हम जो इसमें करने वाले हैं। तो देखिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। और दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं पर्यावरण शब्द जो है वो दो शब्दों से बना है, परि और आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण कवर, यानी जो हमारे चारों ओर से जिसने हमें ढक रखा है उसका नाम क्या है, उसका नाम है पर्यावरण। ठीक है, तो परि और आवरण, परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ है कवर, यानी जिसने हमारे चारों ओर से हमें घेर रखा है वो क्या है, पर्यावरण है। अब देखिए पर्यावरण में विभिन्न मंडल होते हैं, जैसे आपका वायुमंडल है, ठीक है, इसी प्रकार से जलमंडल, जैव मंडल, मृदा मंडल, ये सारे के सारे जो मंडल हैं ये किस में आते हैं, ये पर्यावरण के अंदर ही आते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में पर्यावरण के प्रमुख घटकों की बात करें, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, आपका कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा करवाने का प्रयास करेंगे। प्रमुख घटकों की बात करें तो प्रमुख घटक होते हैं दो, एक होता है पर्यावरण के जैविक घटक और दूसरा होता है अजैविक घटक। ठीक है, जैविक घटक में कौन से आते हैं, जैविक घटक में आते हैं जैसे जीव मंडल है जिसमें जीव जंतु रहते हैं। ठीक है, यानी कि जीव मंडल, जैव मंडल कह सकते हैं, जैव मंडल में जीव आगे और दूसरे कौन से आगे, पादप आगे। ठीक है, ये होते हैं। दूसरा आपके अजैविक घटक है, अजैविक घटक में कौन सा आता है, जैसे आपका सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है, वायु है, जल है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये भी सूर्य का प्रकाश है, वायु, जल, ये भी क्या है, ये पर्यावरण के घटक है, क्योंकि ये भी हमारे आसपास रहते हैं, तो ये भी जो है वो घटक है। ये अजैविक हैं और ये क्या है, जैविक घटक है। तो जैविक घटक यानी जो जीव जंतु, पादप और जीव जंतु हो गए हमारे, ठीक है, और अजैविक में सूर्य का प्रकाश, वायु, जल आदि ये हो गए, मिट्टी आदि। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि प्रमुख घटक कितने होते हैं, तो दो हैं। कौन कौन से आपसे पूछ लेगा कि पौधे हैं वो किस प्रकार का घटक है, तो जैविक घटक है। ठीक है, वायु कैसा घटक है, तो वो क्या है, अजैविक घटक है। इस प्रकार के प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं, पूछे जाने की संभावना रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शब्द होता है इकोलॉजी। इकोलॉजी, इकोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी। क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी। इकोलॉजी को ही क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। यानी कि ये जो पारिस्थितिकी है इसके अंदर जो है विभिन्न प्रकार के मंडलों का, यानी सभी मंडल, जैसे जल मंडल है, स्थल मंडल है, वायुमंडल है, इन सब का पारिस्थितिकी के अंतर्गत जो है वो अध्ययन किया जाता है। ठीक है, प्रश्न ये पूछा जाता है कि इकोलॉजी में या पारिस्थितिकी में किन का अध्ययन किया जाता है, तो वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, जैव मंडल, इन मंडलों का, मृदा मंडल, इन सब का जो है अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, तो वो इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। अब देखिए महत्वपूर्ण शब्द यहाँ ये है इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द जो है, इस इकोलॉजी शब्द का रचनाकार कौन है या सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो वो किया था अर्नेस्ट हैकल ने। किसने, अर्नेस्ट हैकल ने। अर्नेस्ट हैकल ने इसका प्रयोग कब किया था, तो 1866 में इसका प्रयोग किया। 1866 में इसका जो प्रयोग किसने किया था सबसे पहले, तो अर्नेस्ट हैकल ने किया। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, बिल्कुल याद रखना है, ये एग्जाम की दृष्टि से अर्नेस्ट हैकल जिसने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, इसके बाद में देखिए एक शब्द आता है इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम जिसको हम क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं पारितंत्र। ये जो इकोसिस्टम है इसमें क्या होता है, इकोसिस्टम में जो जीवधारी हैं
जो जीवधारी हैं वो क्या करते हैं, वो अपने आसपास का जो पर्यावरण है, आसपास के पर्यावरण के साथ में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। आसपास पर्यावरण के साथ में क्या करते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं। और यही जो क्रिया होती है ये क्या कहलाती है, ये पारितंत्र कहलाती है। यानी कि जैसे जीव जंतु आपस में जहां रहते हैं, वह आसपास रहते हैं, एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, वो उनका जो आपस का व्यवहार है वो सारा का सारा क्या कहलाता है, इकोसिस्टम या पारितंत्र कहलाता है। देखिए कैसे इसको समझेंगे। इकोसिस्टम एक छोटे से तालाब से लेकर के एक बड़े महासागर या जंगल जैसा भी हो सकता है। कैसे, देखिए तालाब होता है, तालाब अपने आप में पूरा इकोसिस्टम होता है तालाब का। कैसे होता है कि तालाब में छोटी मछलियां होती है, छोटी मछलियों कौन खाती हैं, इनको बड़ी मछलियां खा जाती हैं, बड़ी मछलियां उनको लोग पकड़ लेते हैं, ठीक है। यानी इस प्रकार से उनका आपस में तालमेल जो है वो बना रहता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको इकोसिस्टम या पारितंत्र हम कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या होता है कि इकोसिस्टम में जो आपस में जीवधारियों का संबंध होता है, वो संबंध अगर बाधित होता है, ठीक है, वो संबंध अगर किसी तरीके से बाधित होगा तो क्या होगा, इकोसिस्टम को क्या होगी, हानि होगी, नुकसान होगा। देखिए ये बात सीधा कथन जो है पूछा जा सकता है पेपर में कि यदि पर्यावरण में, यदि इकोसिस्टम में जीवों का आपसी संबंध जो है वो किसी प्रकार से प्रभावित होता है या किसी प्रकार से बाधित होता है, तो फिर पर्यावरण पर या इकोसिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए पारितंत्र की स्थिरता, पारितंत्र की स्थिरता कैसे होगी या कैसे वो मेंटेन रह सकती है। देखिए जितनी विविधताएं होंगी परितंत्र में, यानी कि पर्यावरण में जितनी ज्यादा विविधताएं होंगी उतने ही ज्यादा पारितंत्र के स्थिर होने के चांसेस रहते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जैसे एक ये मान के चलिए, सबसे पहले आप समझते हैं स्थलीय पारितंत्र को, स्थलीय पारितंत्र को समझते हैं। पहले तो स्थलीय पारितंत्र और वृक्षीय पारितंत्र दो को समझते हैं, फिर देखिए अगला पॉइंट क्लियर करते हैं। स्थलीय पारितंत्र में क्या होता है, इसमें ये इसका जो पिरामिड होगा वो कैसा होगा, जिसका इसका पिरामिड जो है वो आधार क्या होना चाहिए, आधार चौड़ा होना चाहिए। अब देखिए इस बात को एक बार थोड़ी अजीब लग रही है, बात समझेंगे तब आएगा समझ में कैसे। ये इस तरह का होना चाहिए, यानी स्थलीय पारितंत्र इस प्रकार का होना चाहिए। जैसे ये यहाँ सबसे नीचे ये क्या होगा, यहाँ पर आ जाएंगे आपके, मान लेते घास, घास की संख्या मानेंगे 1 लाख, ठीक है। तो ये प्राथमिक हो गया, ठीक है। ये क्या है, घास क्या है, प्राथमिक उत्पादक होगा, प्राथमिक क्या होगा, उत्पादक, ठीक है। इसके बाद में जो है इन घास के ऊपर निर्भर रहने वाले जो जैसे खरगोश आदि जानवर हैं, खरगोश मान लेते हैं, ये खरगोश है, तो ये क्या होंगे, ये आपके कितने होने चाहिए, ये होने चाहिए फिर 10,000, कितने होने चाहिए, 10,000, क्योंकि 1 लाख अगर घास है तो 10,000 खरगोश। अब देखिए खरगोश है तो खरगोश को जो उपभोग करने वाला या खरगोश को, चूहों को चूहे मान लेते हैं, ये खरगोश की जगह चूहे मान लेते हैं, ठीक है। अब चूहे जो है इनकी जगह इनके यहां मान लेते हैं सांप, तो सांप कितने होंगे, तो सांप तो 5,000, सांप 5,000 चाहिए, मतलब चूहे इतने चूहे हैं, इनको खाने के लिए 5,000 सांप चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ अगर मान लीजिए शेर है, जो बाकी जो सांप जैसे जानवर उनको अगर खाएं मांसाहारी जो स्पेशली, तो वो कितने होंगे, वो 1,000 होंगे, ठीक है। तो वो 1,000 होंगे तो क्या होगा, अरे क्या होगा भाई, हाँ, तो वो 1,000 होंगे। अब देखिए यहाँ पर ये पारितंत्र जो है ये मेंटेन रहेगा, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम इस तरीके से बना हुआ है कि घास ज्यादा, फिर उसको खाने वाले कम, उसको खाने वाले कम, उसको खाने वाले कम, इस प्रकार अगर परितंत्र रहेगा तो वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। यहां पर क्या होगा कि घास 0 हो गया तो फिर खरगोश हो गए, वो खाएंगे क्या, अब वो मरेंगे तो फिर ये मरेंगे तो ये मरेंगे, यानी कि ये परितंत्र जो है वो बिगड़ जाएगा। तो इस प्रकार से जो स्थलीय परितंत्र होता है उसमें क्या होता है, उसका आधार जो, यानी आधार जिसको हम कह सकते हैं उत्पादक, प्राथमिक उत्पादक, और शेर क्या होगा, प्राथमिक उपभोक्ता, शेर क्या होगा फिर
प्राथमिक उपभोक्ता। फिर जो है खरगोश क्या होगा, द्वितीयक उपभोक्ता, सॉरी सांप जो है वो क्या होगा, द्वितीयक उपभोक्ता, और जो है आपका खरगोश है वो क्या होगा, तृतीयक उपभोक्ता होगा। तो इस प्रकार से ये चीजें जो हैं वो इस अनुपात में होंगी, तभी जो है वो परितंत्र जो है वो मेंटेन रह सकता है, अदरवाइज क्या होगा, ये परितंत्र जो वो सिस्टम फेल हो जाएगा। और जब फेल होगा तो क्या होगा, भोजन की जो है समस्या होगी, और दूसरी समस्याएं जो है वो परितंत्र जब गड़बड़ाएगा तो फिर सारी दिक्कतें ही होंगी। ठीक है, तो ये स्थलीय परितंत्र है। इसमें आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, स्थलीय परितंत्र का आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसका जो पिरामिड बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा, जिसका आधार जो है वो चौड़ा होना चाहिए, शीर्ष जो है वो ऊर्ध्वाकार, इस प्रकार का जो है शीर्ष जो है वो संकरा होना चाहिए, इस प्रकार त्रिभुज की आकृति का जो है ये बनना चाहिए। एक आपका दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं वृक्ष परितंत्र। वृक्षीय परितंत्र क्या होता है, वो स्थल परितंत्र का उलट होता है। ये होता है इस तरीके से, जैसे यहां क्या होगा, ये हो गया आपका पेड़, पेड़ क्या, पेड़ की संख्या 1, उसके ऊपर रहते हैं पक्षी, पक्षियों की संख्या कुछ हो जाएगी 5, 10, 15, ठीक है। उसके बाद में छोटे छोटे कीट पतंगे, अब कीट पतंगों की संख्या क्या हो जाएगी, ये संख्या हो जाएंगी आपकी असंख्य या अधिक हो जाएंगी, ठीक है। तो ये परितंत्र भी क्या होगा, ये परितंत्र आपका सही रहेगा, क्योंकि पेड़ एक है, एक पेड़ के ऊपर कुछ पक्षी हैं और उसके ऊपर बहुत सारे कीट पतंगे हैं, तो इनका जो आपस का जो बैलेंस है वो यहां इस वृक्ष का परितंत्र जो है वो मेंटेन रहेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर पेड़ है, पेड़ के ऊपर पक्षी भी उसके लिमिट में है और उसके भोजन के लिए जो है वो कीट पतंगे भी वहां हैं, तो ये वृक्षीय परितंत्र कहलाता है। वृक्षीय परितंत्र में क्या होता है, आधार जो होता है वो क्या होता है, संकरा होता है। आधार क्या होता है, वो संकरा होता है, ठीक है। और जो शीर्ष जो है, ये इसका जो शीर्ष है वो क्या होगा, शीर्ष आपका चौड़ा होगा। आपसे ये पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि किस इसमें किस पिरामिड में, किस परितंत्र में आधार जो है वो संकरा होता है और शीर्ष जो है चौड़ा होता है, या फिर शीर्ष जो है वो संकरा होता है और आधार चौड़ा होता है। तो आपको पता होना चाहिए, एक तो स्थलीय है, स्थलीय में क्या होता है, स्थलीय पिरामिड होता है आपका आधार चौड़ा, और वृक्षीय जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें आपका इसका उलट हो जाएगा, जिसमें आधार होता है संकरा और शीर्ष जो है वो चौड़ा होता है। इस प्रकार से इन दोनों को समझना जरूरी है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक चीज और खास बात ध्यान रखने वाली है, क्या हुआ भाई, हाँ, कि भाई जितनी अधिक विविधताएं खाद्य पदार्थों की होंगी, यानी खाद्य पदार्थ जो होते हैं, खाद्य पदार्थों की विविधताएं जितनी अधिक होंगी, जितनी अधिक होंगी, भोजन के परितंत्र में उतने अधिक उपलब्ध होंगे। यानी भोजन एवं परितंत्र की सफलता उतनी अधिक होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें भोजन के अवसर जो है वो अधिक उपलब्ध होंगे, अर्थात परितंत्र जो है वो स्थिर होगा। परितंत्र स्थिर कब होगा, जब उसमें खाद्य पदार्थों की विविधताएं होंगी। खाद्य पदार्थों की विविधताएं अगर होंगी तो फिर क्या होगा, वहां खाद्य पदार्थों की विविधताएं होंगी तो वो क्या होगा, परितंत्र जो है वो क्या होगा, वो स्थिर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, इसमें कुछ चीजें हैं। एक शब्द आता आपका खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल कह सकते हैं। क्या होता है कि सभी जो जीव होते हैं, सभी जीव अपनी भोजन आवश्यकता के लिए, ठीक है, जो भोजन होता है उसकी आवश्यकता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर करते हैं, किस पर निर्भर करते हैं, तो ये किस पर निर्भर करते हैं, ये करते हैं पादपों पर, पौधों पर निर्भर करते हैं। इसलिए सभी जीवों को क्या कहते हैं, इन जीवों को क्या कहते हैं, हम इनको कहते हैं परपोषित। क्या कहते हैं,
पर पोषित, क्योंकि ये पौधों या पादपों पर जो है वो रहते हैं, या फिर इनको क्या कहते हैं, उपभोक्ता भी कहते हैं। सभी जीव जो है वो अपनी भोजन की आवश्यकता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं, इसलिए इन सभी जीवों को प्रपोषित या उपभोक्ता कहा जाता है। देखिए, एक होता है उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता, ये प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? देखिए क्या होता है प्राथमिक, द्वितीयक। प्राथमिक उपभोक्ता को हम क्या कहते हैं? इसको हम शाकाहारी भी कह सकते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता को शाकाहारी भी कह सकते हैं। क्यों? प्राथमिक उपभोक्ता वो होता है कि जो केवल या प्रत्यक्ष रूप से जो पादपों का भोजन करता है, जो पादपों को भोजन के रूप में अपनाता है, वो क्या कहलाता है? वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। ध्यान से देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता क्या कौन सा होता है? जो केवल पौधों के पेड़ पत्तों को, उनके टहनियों को खाता है, यानी इनके ऊपर डायरेक्ट इनका भोजन करता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका प्राथमिक उपभोक्ता। दूसरा अगर बात करें द्वितीयक उपभोक्ता, ये द्वितीयक उपभोक्ता क्या होता है? तो द्वितीयक उपभोक्ता को हम कह सकते हैं मांसाहारी। ठीक है, कैसे? कि जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है उसका उपभोग करने वाला, यानी प्राथमिक उपभोक्ता होगा वो क्या करेगा? वो खाएगा शाक सब्जी। ठीक है, साग खाएगा, यानी कि पेड़ पौधे जो है वो डायरेक्ट वो खाएगा, और इनको साग सब्जी खाने वालों का जो भोजन करता है, ठीक है, वो क्या करेगा? वो कहलाएगा द्वितीयक। यानी कि हम इसमें प्राथमिक उपभोक्ता मान सकते हैं, जैसे हिरण है। हिरण क्या करता है? हिरण घास खाता है, पेड़ पौधे पत्ते खाता है। ठीक है, अब शेर जो होगा वो क्या करेगा? शेर जो हिरण को खाएगा। अब हिरण क्या है? हिरण है आपका प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, तो शेर क्या होगा? द्वितीयक, क्योंकि ये प्राथमिक उपभोक्ता का उपभोग करता है, प्राथमिक उपभोक्ता को अपने भोजन के तौर पर देखता है, वो क्या कहलाता है? वो द्वितीयक उपभोक्ता या मांसाहारी कहलाता है। और तीसरा होता है सर्वाहारी। सर्वाहारी कौन सा होता है? सर्वाहारी जो दोनों प्रकार का है, यानी कि मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी है। यानी जैसे मनुष्य, बिल्ली, कुत्ता, तो ये क्या है? ये अनाज भी डायरेक्ट पौधों पर भी निर्भर रह सकते हैं, और जो है वो द्वितीयक उपभोक्ता भी एक प्रकार से होते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके जो है वो उपभोक्ता जो खाद्य श्रृंखला में आते हैं, ये आते हैं। अब देखिए खाद्य श्रृंखला को समझते हैं कैसे होता है। कि जैसे पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे जब नष्ट होंगे तो क्या होगा? वो किस में मिल जाएंगे? मिट्टी में। मिट्टी में मिल गए, मिट्टी से क्या होगा? घास उत्पन्न होगा। घास को कौन खाएगा? मान लीजिए हिरण घास को खाता है। हिरण को किसने खाया? शेर ने खाया। शेर क्या कर गया? मर गया। मरने के बाद में किस में मिल गया? मिट्टी में मिल गया। और मिट्टी में फिर क्या हुआ? पेड़ पौधे। ये देखो, ये चेन सिस्टम चल पड़ा ऐसे। समझ रहे हैं बात? कि पेड़ पौधे जो होते हैं मिट्टी से क्या करते हैं? मिट्टी में जो कैल्शियम वगैरह होते हैं उनको प्राप्त करते हैं, और फिर घास उगता है। घास को हिरण खाता है, हिरण को शेर खाता है, शेर मर जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी से पेड़ पौधे उपजते हैं, और उससे घास होता है, घास से हिरण खाता है, शेर। यानी इस प्रकार जो चेन बनती है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला। क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और इसी खाद्य श्रृंखला को ही हम क्या कहते हैं? खाद्य जाल भी कहते हैं। खाद्य जाल भी इसको हम कहते हैं, या आहार श्रृंखला इसको हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आहार श्रृंखला कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सामान्य सी प्रक्रिया आहार श्रृंखला। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं हम जैव विविधता में। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब देखिए कुछ पॉइंट हैं, ये पॉइंट आपको बहुत ही जरूरी हैं याद रखने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए पहला है कि जैव विविधता दशक,
कौन सा? तो 2010 से लेकर 2020 तक जो है इसको मनाया गया जैव विविधता दशक के तौर पर। एक आपका होता है जैव विविधता दिवस, तो ये कब होता है? ये होता है 22 मई को। अगला जैव विविधता के जनक तो एडवर्ड विल्सन। आगे देखें जैव विविधता शब्द की रचना, वॉल्टर रोसेन। ठीक है। एक जैव विविधता हॉटस्पॉट, शब्द की रचना, यह शब्द किसने दिया? तो ये नॉर्मन मायर्स ने। ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आपको याद रखने जरूरी हैं और ये पेपर की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद आगे बढ़ें और इसमें देखें कि जैव विविधता कहलाती क्या है, जैव विविधता होती क्या है। जैव विविधता वह क्षेत्र होता है जिसमें विविध प्रकार की वनस्पतियां, जीव और उनकी जनसंख्या हो। क्या हो? विविध प्रकार की, वह स्थान जहां विविध प्रकार के वनस्पति हो, ठीक है, जीव हो और उनकी जीवों की, वनस्पतियों की एक जनसंख्या भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कुछ एक है, जनसंख्या हो तो वह क्या कहलाता है? वो जैव विविधता कहलाती है। ठीक है। अब देखिए जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहले बात करें सूर्य ताप। सूर्य की गर्मी जो है वो जैव विविधता को प्रभावित करती है। कैसे करती है? कि अगर हम देखें तो भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा वाला जो क्षेत्र है वहां पर सूर्य का तापमान अधिक होता है और तापमान अधिक होता है तो जैव विविधता भी क्या होगी? अधिक होती है वहां पर। अगर आप देखें तो संपूर्ण विश्व में जो भूमध्य रेखा उसके आसपास जो है सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है। दूसरा जो है तापमान, तापमान भी उच्च तापमान जहां है वहां पर जैव विविधता अत्यधिक पाई जाती है। भूमध्य रेखा वाला उदाहरण आप देख सकते हैं। वर्षा, जहां वर्षा अधिक होगी वहां पर जैव विविधता भी पाई जाएगी, वहां ज्यादा जो है वनस्पतियां, ज्यादा अनेक प्रकार के जीव जंतु वहां पर पाए जाते हैं। मृदा, मृदा का उपजाऊपन भी जो है वो प्रभावित करता है जैव विविधता को। जितने ज्यादा मृदा उपजाऊ होगी उतनी ही उसमें जैव विविधता होगी। और सबसे लास्ट है मानव, मनुष्य भी जैव विविधता को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। सबसे अधिक प्रभावित करने वाला अगर कोई कारक है तो वो कौन है? वो है मनुष्य, जो जैव विविधता को प्रभावित करता है। जहां जहां मनुष्य की पहुंच हो जाती है वहां वहां जैव विविधता को नुकसान होता जाता है। अब अगर बात करें जैव विविधता के प्रतिरूपों की, जैव विविधता के प्रतिरूपों की अगर बात करें तो पहला अक्षांशीय प्रवणता। क्या होता है कि जैव विविधता जो है वो अक्षांशों के आधार पर भी पाई जाती है। कैसे? अगर आप उच्च अक्षांशों की ओर जाते हैं, उच्च अक्षांशों की ओर जाते हैं तो जैव विविधता कम हो जाएगी। जैसे ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है,
इसके ऊपर ऊपर जब जैसे जैसे जाएंगे तो क्या होगा, जैव विविधता कम होगी। लेकिन ये जो एरिया है यहाँ पर अक्षांश, ये जो है इस यहाँ पर आपको ज़्यादा जैव विविधता मिलेगी। ठीक है, तो ये जो है अक्षांशीय प्रवणता, प्रवणता का अर्थ क्या होता है? प्रवणता का अर्थ होता है उतार चढ़ाव। प्रवणता का मतलब क्या है? उतार चढ़ाव, यानी कि अक्षांशों के आधार पर जो है वो जैव विविधता में उतार चढ़ाव आता है, या हम ये देख सकते हैं। दूसरा क्या होता है? आनुवंशिक विविधता। आनुवंशिक विविधता का अर्थ क्या है कि ये आनुवंशिकी के आधार पर भी विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों में, जीव जंतुओं में अनेक प्रकार की विविधताएं पाई जाती है आनुवंशिकता के आधार पर। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो भारत में जो है 50,000 के आसपास जो है 50,000 प्रकार की किस्मों के धान हैं। ठीक है, अगर आम की बात करें तो 5,000 है, आम 1,000 प्रकार के जो है आम की प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये विविधता ही तो है, विविधता ही है। तो इसी प्रकार से अनेक जीव जंतु जो होते हैं उनका जो स्थान के अनुसार, आनुवंशिकी के अनुसार जो है वो अनेक प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं। अब देखिए एक खास बात हो रही है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है। ठीक है, जबकि पूरे विश्व की जैव विविधता की बात करें, जैव विविधता की बात करें तो यहां पर 8.1% जो जैव विविधता संपूर्ण विश्व की जैव विविधता 8.1% यहां भारत में पाई जाती है। तो देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, इनको आप जरूर ध्यान से देखिएगा, साथ के साथ नोट डाउन करते रहिएगा। आपको आज की वीडियो कैसे लगी? आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, कैसे लगी कमेंट जरूर करें। 3 वीडियो मैं पहले डाल चुका हूं, अभी तक आपके किसी के भी कमेंट नहीं है। दोस्तों कृपया कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं आ रही, और कौन से टॉपिक आपको चाहिए होते हैं। पर्यावरण हमने शुरू किया है तो 5 या 6 क्लास में हम जो है पर्यावरण पूरा कर लेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। धन्यवाद।